हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम आवर उपेंद्र सिंह बुक। एक्चुअली में वैसे अगर इस बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि पहला जो चैप्टर है जिसका कोई नंबर नहीं है वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो वैसे ही प्रैक्टिकली तो ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन बुक में जो दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको चैप्टर नंबर 2 ही बोलेंगे। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट हंटर गैदरर्स ऑफ पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक एज। यहाँ पर राइटर ने ज़्यादातर बात मीजोलिथिक एज के बारे में ही कर रखी है। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो प्रीकर्सर सेटलमेंट का जो पूरा का पूरा रीजन था, जो जो साइट्स थी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिविलाइजेशन की तरफ कदम रखने से पहले न्यूलिथिक साइट का कैसे बोलबाला था, उसकी छोटी सी हम झलक देखेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है और अब ये जो बुक में जितने भी चैप्टर्स चलेंगे, सिर्फ जो काम की इंफॉर्मेशन है आपको वो ग्रैस्प करनी है। एक बार के लिए हम थॉरो रीडिंग तो डेफिनेटली करेंगे, जैसा कि हम हमेशा फाउंडेशन कोर्स में हर एक सब्जेक्ट हर एक बुक के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आवर फाउंडेशन कोर्स जहाँ से हमने एन से अपनी जर्नी शुरू करी थी हिस्ट्री की, वी यूज्ड तमिलनाडु बुक्स, पूनम दलाल धैया। तो वहाँ तक आपका बेसिकली आप ऐसा मान लो कि 90 to 95% काम डन हो चुका है। बस 5% का जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है वो आपको इस बुक से वाइंड अप करना है। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने उपेंद्र सिंह भी पढ़ ली है, तो आपको वो एग्ज़ाम के अंदर छोड़ देना है, बिकॉज आप सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स। ओके। एंड अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री भी देते हो तब भी आप हिस्ट्री में एक टॉपिक के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो तो सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज बेटर ये है कि एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने से बेटर है कि आप मल्टीपल टॉपिक्स को थोरो तरीके से पढ़ो। जस्ट मेक योर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ मोर हॉरिजॉन्टल नॉलेज। वर्टिकल नॉलेज भी कुछ हमें चाहिए होती है, यानी कि इन डेप्थ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। वो आपको अपने टाइम के हिसाब से करना होता है। ठीक है, कि आप कौन से साल कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, और ये मैं सभी एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हंटर गैदरर्स ऑफ पेलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक एज। यहाँ पर आपको कुछ पेंटिंग्स दिख रही हैं। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, जैसा कि पेलियोलिथिक मैन एंड वेमेन केव के वॉल्स पर, रॉक के वॉल्स पर, रॉक शेल्टर्स की दीवारों पर जो पेंटिंग्स करते थे अपने फ्री टाइम में, इन द फॉर्म ऑफ देयर लेजर एक्टिविटीज़, एन्जॉयमेंट की फॉर्म में, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन में इसकी ड्राइंग्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं। और वो ये पेंटिंग्स कैसे करते थे, उनके पास ये कलर कैसे आते थे। तो कलर आपको पता है कि जो प्लांट्स होते थे उनको वो घिसते थे, ठीक है, स्टोन्स का इस्तेमाल करके। प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट होते थे, फॉर एग्जांपल मान लो कोई पत्ती है, उससे ग्रीन कलर ऑब्टेन करा करते थे, और उसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स को मिक्स कर कर वो इस कलर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया करते थे। और स्ट्रॉन्ग कलर वो क्यों हुआ करते थे, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो केव्स की वॉल्स पर आज तक इंटैक्ट है। ठीक है। इसी के साथ हम इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहले तो एक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जब आप पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ते हो। स्पेशली पेलियोलिथिक एज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, भारत के अंदर जो ढूंढा गया एक अंग्रेज़ के द्वारा स्टोन टूल, सबसे पहला स्टोन टूल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्टोन टूल इंसान कैसे बनाते थे पुराने ज़माने के अंदर, प्राचीन भारत के इतिहास में, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेलियोलिथिक एज, और उसके आगे बढ़ते हो फिर मीजोलिथिक, न्यूलिथिक के बारे में आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि जो रफ स्टोन टूल्स होते थे, जिनकी जो शेप है ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो वो इंसानों ने लेकिन फिर भी बनाए। तो वो जो बनाए, वो बनावट या जो वो इन्वेंशन है वो उनके दिमाग में आई कैसे, इसको जो हिस्टोरियंस हैं जब उनको वो स्टोन टूल्स मिले तो उन्होंने क्या एनालिसिस करी, हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों राइटर हमें सबसे पहले ये बता रहे हैं, एक बार की बात है, इन द समर ऑफ 1863, आपको याद नहीं रखने हैं ये ईयर्स के नंबर,
एक ऑफिसर थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूड। ठीक है, ये एक ऑफिसर थे ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस डिपार्टमेंट की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत ने करी थी भारत के अंदर अलॉन्ग विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बिजी थे अपने डेली रूटीन काम में, और ये उस टाइम पर चेन्नई में एक जगह है जिसका नाम है पलावरम। ये पलावरम में थे और इन्होंने एक ग्रेवल पिट में, ग्रेवल का मतलब एक, आप सिंपली ऐसा मान लो एक गड्ढा था, उसके अंदर एक पत्थर को पड़े हुए देखा और वहाँ पर इनकी नज़र अटकी और इन्होंने उसे उठाकर देखा। इन्होंने ये देखा, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा था जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत रिमार्केबल है। इन्होंने देखा ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जब उसको उठाकर देखा तो इनको ये पता लगा कि नॉर्मली ऐसा पत्थर तो हमें कुदरती रूप से कहीं गड़ा हुआ मिलता नहीं है। तो इनके लिए, रॉबर्ट ब्रूस फूड के लिए, इट वॉज अ रिमार्केबल बेसिकली फाइंडिंग। और ये किस चीज़ से बना हुआ था? ये एक ब्राउनिश क्वार्ट्जाइट था, ठीक है, जिसका जो एक सिरा था, एक जो एंड था, वो छिला हुआ था, पत्थर का एक सिरा छिला हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने ये रिकॉग्नाइज करा इस पत्थर को देखते हुए कि इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, इनको ऐसा लगा कि इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इंसान ने कुछ एक जैसे काम कर कर या किसी पत्थर को एक नकाशी देकर, उसको एक शेप देकर अपनी वर्कमैनशिप शो करी हो, अपनी स्किल शो करी हो। और उसके साथ ही जब आगे उस पर एनालिसिस एंड रिसर्च करी गई तो उन्होंने डिस्कवर करा कि ये एक पुराने ज़माने की एक हैंड एक्स है, जिसको बहुत अर्ली टाइम के जो ह्यूमंस थे वो यूज़ करा करते होंगे। और ऐसे करके पहला पेलियोलिथिक टूल जो है भारत के अंदर आइडेंटिफाई करा गया। अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप उपेंद्र सिंह को डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये हम जब से बचपन से हिस्ट्री को पढ़ते हुए आए हैं, हम जानते हैं कि पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जब भी हम पेलियोलिथिक टूल की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं ओल्ड स्टोन टूल्स की। अब जो ओल्ड स्टोन टूल्स होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? सबसे पहली क्वालिटी उनकी ये होती है कि दे आर वेरी रफ इन नेचर। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी जो शेप होती है वो प्रॉपर शेप नहीं होती है। प्रॉपर शेप कहने का मतलब ये है कि उनके जनरली आपको शार्प एजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जो एजेस हैं उनके वो जनरली शार्प नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इंसान उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी काम करते होंगे, प्राचीन भारत के जो लोग हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं, और प्राचीन भारत नहीं बोलना चाहिए हमें, प्राचीन दुनिया के लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पेलियोलिथिक जो एज है इट वाज एसोसिएटेड विद इंडिया ओनली। हम इंडियन हिस्ट्री ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो एजेस हैं, ओल्ड स्टोन टूल्स की एज, मिडल स्टोन टूल्स की एज, न्यू स्टोन टूल्स की एज, जिसको हम नाम देते हैं, टेक्निकल नाम देते हैं पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक या न्यूलिथिक, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में देखी गई है। तो जो पेलियोलिथिक एज है वहाँ पर किस प्रकार के स्टोन टूल्स हुआ करते थे ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, जो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने ये जो हैंडेक्स धूल निकाली इन पलावरम इन चेन्नई, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करा ये पहला पेलियोलिथिक टूल है जो कि भारत के अंदर हमें मिला है, और इसको नाम दिया गया एस पलावरम हैंडेक्स। तो ये जो हैंडेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटीज़ वगैरह में, पूनम दलाल दहिया में, तमिलनाडु में, जहाँ पर ये नाम आपको गिवन होता है कि पलावरम हैंडेक्स, तो ये कोई हैंडेक्स का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये हैंडेक्स पलावरम के अंदर मिली थी, इसलिए हम इसको कहते हैं पलावरम हैंडेक्स। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह की फाइंडिंग थी। ये थे मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है, इन्होंने ही ये ढूंढा था फ्रॉम चेन्नई। पलावरम कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। वहाँ पर इन्होंने इस हैंडेक्स की फाइंडिंग करी थी, ठीक है।
द फर्स्ट टू चिप्ड स्टोन्स रिकवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड फ्रॉम पलावरम एंड अटिरम पकम। ओके, तो ये एक हैंडेक्स है फ्रॉम पलावरम, ये एक क्लीवर है फ्रॉम अटिरम पकम। बात हो रही है यहाँ पर इसकी, इस हैंडेक्स की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो ये सिर्फ एक पत्थर दिख रहा है, इनको भी एक पत्थर मिला था, लेकिन हम जानते हैं कि जो हैंडेक्स है, एक्स को, कुल्हाड़ी को डिफाइन करने के लिए, कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी बोलने के लिए हमें चाहिए एक हैंडल। तो मेगा वो हैंडल मिसिंग क्यों हो सकता है? अगर हम एक अनुमान लगाएं, वो हैंडल क्यों नहीं है यहाँ पर? बताओ। हो सकता है कि वुडन हैंडल हो, और वुडन जो जो वुड का मटेरियल जो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है, वो टिके हो जाता है ना। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, मेघा, रिया, मयूर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उनको खा गए होंगे, है ना। बोन का अगर हैंडल अटैच होता तो उसके मिलने के चांसेस थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का अनुमान बेसिकली ये भी है कि ये हैंडेक्स हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुराने ज़माने के अंदर इंसान ने जो कुल्हाड़ी बनाना इस्तेमाल करी हो, अगर हम उसको जिस तरीके से हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि कुल्हाड़ी में कैंडल होता है, तो हम इसको हैंडेक्स इसलिए भी बोल सकते हैं बिकॉज ये इंसान जो है सिर्फ इतना ही पत्थर इस्तेमाल करके साइड में इसको कोने में पकड़कर कोई मिट्टी वगैरह खोदना या किसी प्लांट की रूट्स को निकालना, इस प्रकार के काम करते होंगे, या फिर किसी एनिमल वगैरह के सर पर, उसकी खोपड़ी पर ये मार देना ताकि वो मर जाए। जैसे रैबिट हो गई, कोई चिड़िया हो गई, कोई कुत्ता हो गया, कोई सा भी जानवर हो गया, उसको सर पे एक बारी मारने के लिए, या फिर जब उसको मार दिया गया है तो उसको और ज़्यादा ज़ख्मी करते करते उसका खून, उसकी अंतड़ियाँ वगैरह सब निकालने के लिए, उसको खाने के लिए ऐसा ही काम आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अनुमान हैं, और सारे अनुमान बेसिकली आप जो भी सोच सकते हो वो काफ़ी हद तक ठीक ही हैं। ठीक है, क्योंकि असली बात क्या है, असली यूजेस क्या है, ठीक है, और वो यूजेस कहाँ तक सीमित थे, ये तो राज उन ज़माने के लोगों के साथ ही दफन हो गया। तो पलावरम हैंडेक्स वॉज द ओल्डेस्ट, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, ये एक ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक टूल तो है जो कि डिस्कवर करा गया है भारत के अंदर, लेकिन इट इज़ नॉट द फर्स्ट वन। ठीक है, इससे पहले भी क्योंकि बहुत सारे स्टोन टूल्स हुआ करते होंगे, वो तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जी को पलावरम के अंदर ये हैंडेक्स ही मिला, इसलिए इसको नाम दिया गया दैट दिस वॉज द फर्स्ट प्री हिस्टोरिक टूल टू बी डिस्कवर्ड। इट वॉज द ओल्डेस्ट, ओके, एंड इट वॉज नॉट द फर्स्ट। 1856 में फिर क्या हुआ, और देखो अगले ही साल रिवोल्ट ऑफ 1857 होने वाला था भारत के अंदर। एक रेलवे इंजीनियर थे जिनका नाम था ली मिसुरियर। इन्होंने एक छोटा सा चर्ट का जो एरोहेड था, जैसे तो धनुष बाण होता है, उसके ऊपर जो ये नोकीला सा आप ये स्ट्रक्चर देखते हो, इसको हम बोलते हैं एज एरोहेड। ठीक है, तीर कमान का सर। तो इन्होंने ये चर्ट का एरोहेड फाइंड करा नियर न्या न्यागुरही विलेज इन सेंट्रल इंडिया। और धीरे धीरे कर कर जो प्री हिस्टोरिक जो टूल्स हैं वो भारत के अलग अलग कोनों से रिपोर्ट करे गए, और ये देखने को मिलते हैं हमें फ्रॉम ईस्टर्न विंध्यास, जबलपुर एरिया विच इज़ इन मध्य प्रदेश, सिंध रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, स्पेसिफिकली अंडमान आइलैंड्स एंड बंगाल। तो जो जियोलॉजिस्ट जो थे, जो कि अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले करा। ठीक है, जो इनको, जो जियोलॉजिस्ट उस टाइम पर काम करते थे, जियोलॉजिस्ट का वैसे काम यही होता है कि अर्थ के इंटीरियर को बेसिकली डिग करना, उसकी स्टडी करना और साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं और उनको इस तरह के कोई अवशेष मिल जाएं, तो ऑब्वियसली बात है वो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट्स को या लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर काम करने वाले लोगों को वो सौंप देंगे। तो जियोलॉजिस्ट अल्टीमेटली धोखे से ही सही, लेकिन यहाँ पर वो एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभाते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा इन सारी डिस्कवरीज़ में। इन सारी डिस्कवरीज़ को उन्होंने एविडेंस के तौर पर और आइडियाज़ के तौर पर शेयर करा
अपने कलीग्स के साथ ऑफ विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूरोपियन जियोलॉजिस्ट सच एस चार्ल्स लायल एंड आर्कियोलॉजिस्ट सच एस जॉन डी इवेंस। अभी नाम याद रखने की आपको कोई भी नीड नहीं है एक्सेप्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड। 1868 में रॉबर्ट ब्रूस फूड जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हुए और वो इंग्लैंड तक जाते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पर स्कॉलर्स थे, जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स करी, अपने वर्क के बारे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं स्कॉलर कम्युनिटी से। कुछ सालों के बाद इन 1873 कुछ जो प्रीहिस्टोरिक टूल्स थे जो कि उन्होंने भारत से डिस्कवर करे थे वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी लगाए गए जो कि वियना में कंडक्ट करी गई थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फूड ऐसा नहीं है कि ठंडे पड़ गए, तो वो और ज़्यादा डिस्कवर करते हैं और लिखते हैं उसके बारे में। हंड्रेड्स ऑफ प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक टूल्स जो उन्होंने ढूंढ निकाले दक्षिण भारत से एंड वेस्टर्न इंडिया से। तो इनकी जो बहुत इंटेंस मेटिकुलस रिसर्च और राइटिंग का पूरा जो फ्रेमवर्क था उससे एक नींव बिछी कि मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड की वजह से हम जान पाए इंडियन प्री हिस्ट्री के बारे में और दक्षिण भारत की जियोलॉजी के बारे में। मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड की जो भी राइटिंग्स थी, जो इनकी कंपाइलेशंस थी अबाउट हिज स्टोन टूल कलेक्शन, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है स्कॉलर्स के लिए आज भी। ठीक है, और इनको क्रेडिट देते हुए एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है कर्नाटका की एक शहर में जिसका नाम है बलारी। ठीक है, जहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फूड ने बहुत टाइम तक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करा था। तो यहाँ पर जो एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है उसका नाम रॉबर्ट ब्रूस फूड के नाम पे ही रखा गया है। अब 19वीं शताब्दी से एक सिलसिला शुरू हुआ कि सैकड़ों की तादाद में प्री हिस्टोरिक साइट जो है उनको आइडेंटिफाई करा गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और नए नए जो मेथड जो थे, इसके साथ नए नए जो पर्सपेक्टिव्स थे, उन्होंने और भी स्कॉलर्स की, आर्कियोलॉजिस्ट की, हिस्टोरियंस की अंडरस्टैंडिंग को एक नई शेप देने का काम करा जो कि स्टडी कर रहे थे स्टोन एज के बारे में। और स्टोन एज आप जानते हो कि एक ऐसा पार्ट होता है हिस्ट्री के अंदर जहाँ पर जो ह्यूमन पास्ट है उसका सबसे लंबा समय कवर होता है। ठीक है, स्पेशली पेलियोलिथिक एज। तो जो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के जो भी मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, और जिसके बेसिस पर फिर हिस्टोरियंस वगैरह ने अपना पूरा का पूरा एक हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव बनाया। तो कुछ हमें मिले स्ट्रक्चरल रिमेन्स, कुछ गड़े हुए अवशेष हमें मिले, प्लांट रिमेन्स मिले, हड्डियाँ मिली इंसानों की, जानवरों की, और कुछ जगह पर जैसे भीमबेटका में हमें रॉक आर्ट भी मिला, यानी कि दीवारों पर जैसे किसी रॉक के ऊपर किसी केव्स में हमें कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिली। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल, जो प्लोरिफेरिक और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो था वो थे टूल्स, क्योंकि वो टूल्स बने हुए थे पत्थरों से और इसको यूज़ करा जाता था प्री हिस्टोरिक इंसानों के द्वारा। अब इन टूल्स को हम बेसिकली ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल टूल हैं, इसमें क्या अच्छी बात है, ये तो बहुत भद्दे से दिख रहे हैं, इनके अंदर तो कोई शेप भी नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, कितने भारी से पत्थर हैं ये। लेकिन इंसानों का दिमाग एटलीस्ट, ये टूल्स हमें ये बताते हैं कि इंसानों का दिमाग एटलीस्ट इस प्रकार से चलना शुरू हुआ कि इंसानों ने इन टूल्स को ऐसा शेप दिया, इस तरीके से यूज़ करा जहाँ पर इंसानों की स्किल्स झलकती है, उनकी जो इन्वेंशन है, जो उनकी इनोवेटिव पावर है, इससे वो झलकती है कि ये टूल्स जो हैं ये डेवलप करे गए होंगे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ओवर सेंचुरीज, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंसानों ने इन टूल्स की नॉलेज को कि किस किस एक्टिविटीज़ में यूज़ करे जा सकते हैं, इस नॉलेज को ट्रांसमिट करा गया होगा पेलियोलिथिक एज में रहने वाले इंसानों के द्वारा। उससे भी पहले जो इंसान रह रहे थे, जो कि हम जिसको बेसिकली बोलते तो पेलियोलिथिक एज ही हैं, लेकिन जैसे पलावरम हैंड एक्स से पहले भी और भी टूल्स होंगे, धीरे धीरे करके कैसे वो रिफाइन होते हैं, कैसे उनकी शेप बदलती है, इंसान उसको थोड़ा सा और छोटा भी करते हैं जिसको आप माइक्रोलिथ्स कहते हो। ठीक है, मेसोलिथिक एज की जो पहचान है, और उसके बाद उनको पॉलिश कर कर और रिफाइन करते हैं तो वो न्यूलिथिक एज के टूल्स बनते हैं। फिर पूरा का पूरा हमारा सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, थोड़े टाइम के वैक्यूम के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आती है तो ये टूल्स बेसिकली चलते चले गए, लेकिन ये बेटर बनते चले गए जैसे जैसे वक्त और ज़माना बीतता चला गया। तो इट टुक सम टाइम, स्किल, स्ट्रेंथ, लेबर एंड पेशेंस इन टूल्स को बनाने के लिए, ये देखकर ही हमें पता लगता है। और ये सब चीज़ें टाइम, स्किल, स्ट्रेंथ, लेबर एंड पेशेंस की बात क्यों करी जा रही है?
क्योंकि वो वक्त और ज़माना ऐसा था कि जहाँ पर इंसान कोई भी काम क्विकली नहीं कर सकता था, और इंसानों ने एटलीस्ट पत्थरों को ऐसी नक्काशी, ऐसी शेप देने के बारे में सोचा, तो ये तो उनकी स्किल है। वक्त तो लगता ही होगा धीरे धीरे कर कर उसको बनाने में, ठीक है। और इंसान जो है उन्होंने अपनी दम भी दिखाई होगी उसको बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी, लेकिन इत्मीनान से काम करा गया होगा, ये ऐसा हमें पत्थर को देखकर, इस तरह के स्टोन टूल्स को देखकर प्रतीत होता है। अब कुछ इनमें से टूल्स ऐसे भी हैं जो कि देखने में बड़े सुंदर हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो एस्थेटिक जो लुक्स हैं वो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है उनको देखकर कि दे जस्ट लुक लाइक वर्क ऑफ आर्ट। तो स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। कभी कभार कुछ जो हैं वो हमें बिल्कुल मिट्टी के एक लेयर के पास ही मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा डिग इन नहीं करना पड़ता है ज़मीन को, मिट्टी को। तो दे अकर एज ओवरग्राउंड एज सरफेस फाइंड्स। कुछ कुछ हमें रिवर डिपॉजिट्स के पास मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिवर डिपॉजिट्स, नदियों के पास हमें मिलते हैं। कुछ कुछ जहाँ इंसान रहते थे, जिसको हम कहते हैं हैबिटेशन साइट्स, हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ फैक्ट्री साइट्स पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो टूल्स बनाए गए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है जानना कि वेदर द आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन प्राइमरी कंटेक्स्ट। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जहाँ पर उनको बनाया गया, क्या वो वहीं यूज़ होते थे या फिर वो कहीं और से मंगवाए जाते थे, या सेमी प्राइमरी, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस से थोड़ी सी दूर, या सेकेंडरी के बनाए कहीं और गए और यूज़ किसी और जगह पर उनको करा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अनुमान है। अब यहाँ पर बड़े सारे तरीके हैं जहाँ पर जो प्री हिस्टोरियंस हैं, जो प्री हिस्ट्री को स्टडी करने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, वो बड़े क्यूरियस रहते हैं इस बात को लेकर, और ये जानने की वो कोशिश करते हैं कि कैसे इन स्टोन टूल्स को बनाया गया होगा और कैसे इंसानों ने ये देखा कि ये किस काम में आ सकते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, किस किस काम के लिए यूज़ करे गए होंगे। तो बेसिकली जो प्री हिस्टोरियंस हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर, बड़े सारे तौर तरीक़ों से स्टोन टूल्स के ऊपर। इस तरह के सिमिलर टूल्स को देखते हैं, वो कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो कि आज इस प्रकार के स्टोन टूल्स यूज़ करते हैं। अब वो आज की कम्युनिटीज़ को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हिस्टोरियंस इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो नॉलेज है स्टोन टूल मेकिंग की, ये जनरेशन्स बाय जनरेशन्स आगे, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स आगे ट्रांसमिट करी गई होगी। क्योंकि अब जो इंसान इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते थे, जिन्होंने इनको इन्वेंट करा, वो तो अब हमारे सामने अवेलेबल नहीं है। तो एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है, कि इस तरह के जो सिमिलर टूल्स हैं वो कैसे, कौन सी कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं दुनिया के जहाँ पर आज भी कुछ जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो ऐसे क्या टूल्स को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक और तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि इस तरीके के जो स्टोन टूल्स हैं वो कैसे बनाए जाते होंगे, और उसको हम कहते हैं माइक्रोवियर एनालिसिस। माइक्रोवियर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कोई एक स्टोन टूल अवेलेबल है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस जगह पर कुछ इसके पार्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर ना कट्स वगैरह लगे हुए हैं ये एजेस के अंदर। ये होना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं ये मिसिंग पार्ट्स हैं इसके, जो लाइट ब्राउन कलर से मैंने बनाए हैं। ये एक्चुअली में होना प्रॉपर तरीके से इस शेप का होना चाहिए था, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ होगा, इसके ऊपर किसी चीज़ को पीटा गया होगा, ठोका गया होगा, जिससे साइड के जो पार्ट्स हैं, जिसको आप जनरली कहते हो कि स्टोन की फ्लेकिंग करना, वो फ्लेक्स अलग अलग हो गए होंगे। और ये टूल हमारे सामने जितना ऐसा अवेलेबल है, ये ऐसे आपको देखने को मिलता है। ये भी हो सकता है कि इस टूल का बार बार यूज़ होने की वजह से इसका वियर एंड टीयर हो गया हो और ये धीरे धीरे करके पुराना बनता चला गया हो, जिसको हम कहते हैं एक ऑब्सोलीट स्टोन टूल, ठीक है। तो माइक्रोवियर एनालिसिस के अंदर हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक स्टोन टूल जिसका बार बार यूज़ करा जा रहा है,
उसको रिपीटेड मोड पर यूज़ करा जा रहा है, इट इज़ कमिंग इन टू रेगुलर कॉन्टैक्ट विद सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल्स, तो उसका जो सरफेस होगा उस स्टोन टूल का और जो उसकी एजेस होंगी उस पर कुछ मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसकी जो पॉलिश है या उसका जो ग्लॉसी नेचर है वो खो जाएगा। तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे प्लांट्स को कट करना, मीट को चॉप करना, ठीक है, कटिंग हाइट्स, हाइट्स का मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल्स, तो उसका उन एक्टिविटीज़ को करते हुए जो उनके निशान हैं वो इन स्टोन टूल्स पर रह जाते थे। और जब ये हमें गड़े हुए मिले तो केयरफुली इन सब चीज़ों को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर केयरफुल ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी कंडीशंस स्टडी करा जाता है और इससे कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ हिंट्स, कुछ नॉलेज, इंटरप्रिटेशंस निकालने की कोशिश करी जाती है कि ये टूल्स जो हैं ये कैसे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं उनके। अब ये जो क्वेश्चन है कि इन टूल्स को किसने बनाया, ये आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर इंसानों में, यानी कि अलग अलग प्रकार के सेक्सेस में, मेल एंड फीमेल्स में काम डिवाइडेड तो जनरली ऐसा नहीं हुआ करता होगा, सोशल डिविजन्स नहीं आई होंगी। ये सिर्फ एक अनुमान है, हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पर ऐसी डिविजन्स हों भी जहाँ पर औरतों को बोला जाता हो कि तुम ये स्टोन मेकिंग का काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें आराम से अपने केव वगैरह में रहना है, बच्चों वगैरह को संभालना है, हंटिंग वगैरह का काम और ये जो स्टोन्स को शेप देने का काम है ये हम करेंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसिडरिंग द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इन सबसिस्टेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, सबसिस्टेंस मतलब गुजारा करने के लिए, जीवन व्यापन को चलाने के लिए जो भी कुछ हो सकता था मर्दों से औरतों से, तो एक अनुमान ये लगाया जाता है कि अगर हम पीलियोलिथिक एज की बात करें, मीजोलिथिक या न्यूलिथिक एज की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों मर्द और औरत इन्वॉल्व हों एक्टिविटीज़ में जिसकी वजह से इंसानों का गुजारा होता हो। तो ये भी हो सकता है कि फिर दोनों सेक्सेस जो हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, वो पार्टिसिपेट करते होंगे इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ स्टोन एज ह्यूमंस, और ये हमें एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस और इंसाइट देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि उनकी दुनिया किस प्रकार की होती होगी, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्यों उनको वो यूज़ कर रहे हैं, क्या हंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर ज़मीन से खुदाई कर कर उनको किसी पेड़ की जड़ को अलग करना है, या रूट्स खानी है निकाल के, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं कि उनको वो खानी है। लेकिन जो प्री हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग स्टोन टूल्स। हमें बेसिकली दूसरे जो रिमेन्स हमें मिल रखे हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, ताकि ओवरऑल हम एक कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर और एक एनालिसिस ड्रॉ कर सकें, समझ सकें कि लोगों के अलग अलग रहन सहन के तरीके क्या होते थे, स्पेशली प्री हिस्टोरिक एज के अंदर जो लोग हुआ करते थे उनके। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।